आज हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। इसमें कुछ मुझे पैटर्न दिख रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। हालांकि कल की डेट में इसकी क्लोजिंग 140 पे हुई है, 2-2.5% चढ़ा भी है, पर फिर भी अभी भी अपने रडार में आ सकता है। उसकी वजह बताता हूँ। तो पहले अपन इसके बारे एनालाइज करते हैं इसका फंडामेंटल के हिसाब से, फिर हमारे जो नियम है उस पर भी बात करेंगे, और उसके बाद में इसके चार्ट पे भी चलेंगे। ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, लेकिन आपको इसके लिए बने रहना पड़ेगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी 5-10 मिनट की हो जाए, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे थोड़ा बहुत तो टाइम तो लगता है। और अगर आप जल्दी में हैं तो इसको बाद में भी देख सकते हैं, या 1.2 रेशियो पे भी देख सकते हैं इसको यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब जैसे मैंने इसका स्क्रैनर पे लगा दिया है, तो आप देखिए इसका करंट जो प्राइस अभी 140 है, यहाँ पे दिख रहा है, और वो बुक वैल्यू से अभी भी नीचे है। तो यानी इट मीन्स कि अगर कोई स्टॉक ऐसा हो जो कि डूब सकता हो, तो उसमें अपन पेनी स्टॉक मान लें, तो उसके हिसाब से भी देखें तो ठीक है। हालांकि ये पेनी स्टॉक नहीं है, मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि बुक वैल्यू से नीचे है, सस्ता है, तो कोई दिक्कत नहीं। पी रेशियो देखें तो 5.81, इसके हिसाब से बहुत सस्ता है। इतनी सस्ती रेट में, इतना कम पी में तो बहुत कम शेयर मिलेंगे, पर ये मिल रहा है, अच्छी बात है। और आर देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वही बहुत शानदार है, 17.1। 15 से ऊपर तो बहुत अच्छा माना ही जाता है। और उससे भी अच्छा इसका डिविडेंड यील्ड 3.39, यानी आप अगर सेविंग अकाउंट में डालते हैं उससे ज़्यादा, तो ये डिविडेंड यील्ड में दे देता है, डिविडेंड दे देता है। और अभी इसमें भी कोई स्प्लिटर वैसा कुछ नहीं हुआ है, तो ये 10%, 10 फेस वैल्यू 10 है, तो उसके हिसाब से भी ठीक है। मतलब हर चीज़ इसकी जो दिख रही है हमें यहाँ पे, वो सब पॉजिटिव नजर आ रही है। उसके बाद चलते हैं हम इसके चार्ट पे। अगर चार्ट पर देखें तो इसका मेडियन पी 6.4 है, और जो अभी चल रहा है वो 5.81, यानी पी के हिसाब से भी अभी भी ये सस्ता है। और एनालिसिस में जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि बुक वैल्यू से नीचे है, डिविडेंड यील्ड भी 3.9 है, सी ए जी आर 5.4 है, बहुत अच्छा है। 5 साल का सी ए जी आर 5.52.4 है, तो बहुत शानदार है। और डिविडेंड पे आउट भी 21.5 है। मतलब हर तरीके से ठीक है। यहाँ सिर्फ एक चीज़ है, वो है कंटीजेंट लाइबिलिटी। अब ये एक ऐसी लाइबिलिटी है कि जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इसमें ज़्यादा हमें ज़्यादा सोचने की इसलिए जरूरत नहीं है, और वो क्यों नहीं है वो आगे बता दूंगा आपको। उसके बाद हम चलते हैं इसके पीयर्स में। पीयर्स में अगर आप देखते हैं तो पीयर्स में इतनी है, जो मेन बैंक दिखा रहे हैं उसमें एसबीआई है, और ये अब इसमें आप देखिए कि जो पी रेशियो है ये सेकंड, यानी कैनरा के बाद में इसी का नंबर आता है जो सस्ता, सबसे सस्ता है। एसबीआई तो 10 पे है, बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा भी 7.83 है, लेकिन ये 5.81, यानी कैनरा और उसके बाद में सेकंड नंबर पे ये है। और डिविडेंड यील्ड में भी देखें तो कैनरा के बाद में इसी का नंबर आता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में। अगर क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो इसका रेवेन्यू 2022 से देख रहे हो आप, जून 2022 से देख रहे हो आप, 18,000, 19,000, 20, 22, 23, 24, 25, 26,000, 26,300, मतलब बढ़ा ही है, घटा नहीं है। 26,700, 26,900, 27,600, 27,000, ये जून 2025 का है। यानी अगर मार्च तक का देखें तो ये बढ़ा हुआ है क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से। फिलहाल कुछ कम है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आगे बताता हूँ क्यों। उसके बाद अपन इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 15,158 करोड़ से बढ़ते हुए, ज़्यादा इसका डिटेल देने की बजाय मैं आपको बताता हूँ कि ये कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं 15,58 से लेके अब हो गया 14,985। बैंक में जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो होता है उसका एनपीए। तो अगर हम एनपीए भी देखें तो एनपीए 3.31 था, जो फिर 2.64 हो गया, फिर 2.14 हो गया, फिर 1.7 हो गया, फिर 1.58, फिर 1.3, फिर 1.08, फिर 1.03, फिर इसका मतलब ये कंटिन्यू गिरता जा रहा है। एनपीए के मामले में ये बहुत ही शानदार होता जा रहा है। अभी 0.62 बचा है, यानी काफ़ी इन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया है। तो एनपीए के हिसाब से भी हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली चलता है, तो आप इसमें देखेंगे इसका जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। अभी 1,08,000 करोड़ हो गया, ठीक है। मतलब ये पिछले, मतलब मार्च तक का लेके थे 1,07,000 करोड़ करीब हो गया है, मतलब उससे ज़्यादा ही है। और इसमें अगर एक और चीज़ देखें, डिविडेंड पे आउट तो अभी 20 है, अब इस बार कितना देंगे पता नहीं है। और इसका जो नेट प्रॉफिट भी देखें तो नेट प्रॉफिट भी 1696 से बढ़ते हुए ये बीच में घटा है, क्योंकि माइनस भी आया, देख रहे हैं आप, ये माइनस में भी है। उसके बाद ये वापस ठीक शुरू हुआ, चलना शुरू हुआ है, और ये 2021 से शुरू हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं 5,800, 5,232, 8,433, 13,648, 17,987, यानी ये कंटिन्यू बढ़ रहा है इसका नेट प्रॉफिट, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं इसके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखेंगे तो इसका जो रिजर्व है 17,734 करोड़ था 2014 में, मार्च में। उसके बाद से आप देखते हैं मार्च का ही चल रहा है, पर आप यहाँ देखेंगे तो मार्च का ही चल रहा है। तो 17,734 से बढ़ते हुए कितना हो गया अभी 1,00,000, मतलब अगर आप इस पे मार्च पे जाएंगे 1,05,342 करोड़। तो मतलब रेवेन्यू भी, रिजर्व भी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है इनका। और बोरोइंग्स देखेंगे तो बोरोइंग्स भी इनकी कंटिन्यू गिर रही है,
यहाँ पे गिरी है, ये गिरती जा रही है। और यहाँ पे डिपॉजिट देखेंगे तो डिपॉजिट भी 3,06,000 करोड़ से बढ़ते हुए कितना हो गया अभी 13,09,000 करोड़। तो बहुत ही शानदार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और CWIP भी देखेंगे तो CWIP भी जो थोड़ा बहुत होता था बढ़ते हुए 58 है, मतलब अच्छा CWIP भी है इसमें, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते इसमें प्रमोटर्स में, यानी इन्वेस्टर्स। प्रमोटर्स में देखेंगे तो 83.49% इनका था 2022 में, उसके बाद ये कम करके कितना हो गया 74.76। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेबी की गाइडलाइन है, सेबी के रूल्स हैं, उस हिसाब से 75% से आपको नीचे करना है। और प्रमोटर कौन है? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट है। जब गवर्नमेंट है तो हमें और बाकी चीज़ों की सोचने की जरूरत है ही नहीं कि ये डूब जाएगा, ऐसा कोई चक्कर है नहीं। FIs की बात करें तो 2022 में जो इनका 1.43 था वो बढ़कर अब कितना हो गया 7.70। DIs की बात करें जिनका 7.05 था वो बढ़कर कितना हो गया 11.93। यानी सब कुछ हमारे हिसाब से पॉजिटिव चल रहा है। तो बेचा किसने? एक तो गवर्नमेंट ने बेचा 83 से कितना कर दिया 74.76, और पब्लिक ने बेचा 8.02 से कितना हो गया 5.0660। ठीक है, तो ये तो हो गया इसमें मोटा मोटा। मैं सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ जो आपके काम की इसके हिसाब से मुझे लग रही काम की, ऐसे मैं डीप में जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें आएंगी, उतनी जरूरत नहीं, उतनी मैं कर लेता हूँ, उसमें बहुत टाइम भी लगता है, फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है, फिर आप लोग भाग जाओगे, आपको क्या यार ज्यादा पढ़ा रहे हैं। अब सीधे बताओ ना कितने में खरीदना है कितने में बेचना है। तो भाई कितने खरीदना है कितने में बेचना है मैं बता सकता हूँ, लेकिन समस्या क्या है कि उसके बाद अगर वो स्टॉक से थोड़ा नीचे जाएगा तो आप डर जाओगे, लेकिन अगर आपको बैलेंस शीट का पता है तो आपको हिम्मत बनी रहेगी कि नहीं ये नीचे जा रहा है लेकिन ऊपर जाएगी, उसकी बैलेंस शीट इतनी अच्छी, तो ये नीचे कितने दिन भाई नीचे क्यों जाता है? क्योंकि जो FIs हैं वो लोग इसमें कुछ न कुछ रिटेलर को भगाने के लिए डराने के लिए उसको नीचे रखते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, बहुत नीचे करते रहते हैं, वो चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको। अब ये सारी चीज बता दी मैं, अब आपको दिखाता हूँ इसमें रूल। ये मरेगा माल का कैसे हो सकता है वो भी बताऊंगा। फंडामेंटल बदलाव, तो फंडामेंटल आप देख रहे हो कि इसकी जो भी चीजें दिखाई है मैंने, यानी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, CWIP, सेल्स, नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली रिजल्ट, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। चार्ट पैटर्न अभी दिखा दिया, न्यूज और व्यूज के बारे में कुछ भी नहीं है फिलहाल। रूल इसको फॉलो करना 3.3+3। तो यहाँ पे चूंकि हम पहले नीचे की ले रहे हैं तो हम यहाँ 6% इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो आपको 60,000 इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उसको फॉलो ही करना है। हम स्टॉप लॉस लगाते नहीं, इसलिए लिखा है इन्वेस्टिंग विदाउट स्टॉप लॉस, तो हम स्टॉप लॉस लगाते नहीं क्योंकि पहले नीचे ले रहे हैं, तो अब हम उसको होल्ड करेंगे, नीचे जाता है तो हम होल्ड करेंगे, ना कि उसमें एवरेजिंग करेंगे। एवरेजिंग भी नहीं करेंगे और बेचेंगे भी नहीं, बस 6% में ले लिया तो उसके बाद कोई एवरेजिंग की जरूरत नहीं है, चाहे कितना ही अच्छा हो जाए या कितना ही सस्ता में ले लिया, एवरेजिंग नहीं करनी है तो नहीं करनी है। ये स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी अभी चार्ट पे पता चल जाएगा। CAGR आपने देख लिया, इसमें बहुत शानदार है, और मार्केट का साइकिल इसमें अप ट्रेंड में है, क्योंकि निफ्टी जो है वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है, तो आखिर में इनको ऊपर जाना ही है। अब मैं चार्ट पे ले चलता हूँ आपको। अगर चार्ट पे देखें तो ये एक पैटर्न बना हुआ है, मैंने पहले इसलिए ड्रॉ कर दिया ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। और इसके हिसाब से जो मैंने अगर आपको इसमें दिखाया होगा, ये चार्ट पैटर्न में क्या है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कप एंड हैंडल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न और कैंडल। तो अभी कप एंड हैंडल पैटर्न इसमें बन रहा है, ये यहाँ से बन रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है ये। और अब ये दूसरा, इसने दूसरा कप बना दिया है यहाँ पे। और ये जो पैटर्न बन रहा है ये 7 साल पुराना, मतलब 7 साल बड़ा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी 2018 से स्टार्ट होके ये अब 2025 में चल रहा है, और ये पैटर्न बन रहा है। तो जो पैटर्न जितना लंबा टाइम लेता है वो उतना ही परफेक्ट होता है, तो इसके हिसाब से ये पैटर्न शानदार बनेगा। और अगर इसके हिसाब से मैं लेवल निकालता हूँ तो लेवल आता है इसका 281 का, तो 281 की टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। अगर 281 की टारगेट के लिए हम जाते हैं तो हमें करीब 100% का गेन तो हो ही जाएगा, यानी ये पैसा यहाँ से डबल हो जाएगा। ठीक है, तो और वो भी इस एंट्री लेवल से। तो एंट्री लेवल के हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि अभी भी हम ले सकते हैं इसको, और मैं इसको डे के हिसाब से भी दिखाता हूँ, और तो वीकली लगा रखा था मैंने। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें, नेट में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि लाइट चली गई है तो हो सकता है दिक्कत आएगी। तो अभी ये चल रहा है 140 रुपये में, और हम टारगेट ले रहे हैं इसका 281 का। अगर आप 281 तक नहीं जाना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं ये पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो आप इसमें छोटा टारगेट भी बुक कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ कौन सा हो सकता है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, आप इस पहले टारगेट के लिए भी जा सकते हो। ये आ रहा है 196 का, और इसमें आपको 40% एटलीस्ट मिल जाएगा, 40% मिल जाएगा। और ये अभी अगले 1.5 साल में सारे रिजल्ट आने हैं, आप इसमें टेंशन मत लो। अभी रेपो रेट और भी गिरनी है, अमेरिका भी गिरा रहा है, पावेल साहब ने बोला भी आगे भी गिराएंगे, तो डरने की जरूरत है ही नहीं। ये रेट, ये जो टारगेट है ये आएगा, इसलिए वैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको डर लगता है तो आप शॉर्ट में यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब मेरा इसमें आप लोगों का एक ही सजेशन है कि आप प्रॉफिट जब भी बुक करें टारगेट पे करें, जल्दीबाजी न करें बिल्कुल भी। और अगर जहाँ खरीदने की बात है तो 140 भी ठीक है, और अगर मान लो कंसोलिडेशन में चला जाता है थोड़ा और लंबा, तो आप इस रेट पर भी 127 के आसपास में इसमें बाइंग और कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ 3% लगा लें,
और 3% यहाँ के लिए रख लें और जिसको होल्ड करें। और या फिर आप कर सकते हैं यहाँ भी 6% रख दें और इसको रखिए, आपको दिखा ही रहा हूँ मैं। और ऑल टाइम हाई के हिसाब से देखें तो बहुत अभी टारगेट बहुत ऊंचा है, मैं वहाँ तक कि 427 का है। 427 की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 281 की। तो अगर 281 के हिसाब चलते हैं तब भी हमारे लिए 100% तो हो ही जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं तो आप इस नंबर पे 9868701402 इस पर आप अपना व्हाट्सअप मेरे को कर सकते हैं इस ग्रुप में, और मैं आपको आपका जिस स्टॉक में फंसे हैं उसका बाइंग लेवल, एवरेजिंग लेवल, सेल्स करना है या नहीं करना है, या इसमें बाइंग करनी है, जो भी है वो मैं सब आपको बता दूंगा। और अगर वीडियो ठीक लग रही है तो मेरा आप चैनल को, इन्वेस्ट ट्रेडर्स को आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये मेरा चैनल है, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और औरों को भी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं। मैंने अभी भी रिसेंटली भी 1-2 वीडियो बनाई जो बहुत काम किए, खासकर क्लीन साइंस की। क्लीन साइंस अभी बाइंग जोन में है, आप इसमें प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा भी दिखाता हूँ कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी हमारी रेंज में है, हिसाब से हमें इसमें प्लान कर लेना चाहिए। तो अगर आप प्लान करेंगे उस हिसाब से इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप फायदे में आएंगे। लेकिन पहली कंडीशन वही है कि खरीदना है तो अपने रेट में और बेचना है तो भी अपने ही रेट में। इसमें आप क्लीन साइंस को देख सकते हैं, जेपी पावर भी रडार में है अपने, और जियो फाइनेंस भी अपने रडार में है। एफएमसीजी वाले तो ये चले गए जो मैंने बनाया उसके बाद में। और उसके अलावा आप ये इसके अलावा और भी हैं, आप इनमें देख सकते हैं। आर पावर भी है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसमें बहुत सारे डिटेल दी हुई कि किसमें भी बाइंग जोन में है, कौन से नहीं है। चैनल ठीक लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्वेस्ट ट्रेडर्स, एस लास्ट में डबल है, इसका ध्यान रखिएगा। लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।